BA सेमेस्टर 1 हिंदी कोर 1 आदिकाल का इतिहास एवं साहित्य आज बतलाने जा रहे हैं। पृथ्वीराज रासो की संक्षिप्त कथा वस्तु। पृथ्वीराज रासो याबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई, जिसमें काफ़ी समय बाद तोमर वंशीय राजा अनंगपाल दिल्ली के राजा हुए। उनकी 2 पुत्रियां थीं, कमला और सुंदरी। कमला का विवाह अजमेर में चौहान वंशीय राजा सोमेश्वर से हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान हुए। सुंदरी का विवाह कनौज के राठौर वंशीय राजा विजयपाल से हुआ, जिनका पुत्र जयचंद राठौर हुआ। चूंकि दिल्ली के राजा अनंगपाल को कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पृथ्वीराज को गोद लिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। इससे दिल्ली और अजमेर का राज एक हो गया। यह बात जयचंद को बिल्कुल अच्छी न लगी। पृथ्वीराज और जयचंद में ईर्ष्या का भाव यहीं से जगा। चिढ़कर जयचंद ने रायसू यज्ञ ठान दिया और ईर्ष्यावश पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज भी अपमानवश यज्ञ में उपस्थित नहीं हुए। इधर जयचंद ने उसी यज्ञ के क्रम में अपनी पुत्री संयोजिता का स्वयंवर रचा। भारत के चारों दिशाओं से, हर जगह से संयोजिता स्वयंवर के लिए राजा महाराजे लोग भाग लिए, राजकुमार भाग लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को कोई आमंत्रण न मिलने के कारण वे अपमानवश अपने घर में ही रहे, राजमहल में ही रहे। संयोजिता का स्वयंवर भी रचा और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसकी एक मूर्ति बनाकर जयचंद ने अपने राजमहल के द्वार पर द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दिया। चूँकि संयोजिता जो जयचंद की पुत्री थी, मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को वर के रूप में ठान ली थी, क्योंकि उसके रूप से वह पृथ्वीराज चौहान पर रिझ गई थी, जिसका पता उनके पिता जयचंद को नहीं था। अतः उसने वरमाला के लिए जयचंद के राजमहल में बैठे सभी राजाओं राजकुमारों को गले में पहनाने के लिए कहा गया, लेकिन संयोजिता कोई भी राजकुमार या राजा के गले में माला नहीं फेरी। वह अंतिम में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जो द्वारपाल के रूप में राजमहल के द्वार पर रखा हुआ था, उसी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में गले फेर दी, मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर क्रुद्ध होकर जयचंद ने संयोजिता को कैद कर गंगा किनारे एक किले में नज़रबंद कर दिया। पृथ्वीराज को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सेना लेकर किले पर आक्रमण कर दिया और संयोजिता को मुक्त करवाकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया और दिल्ली ले गया। दिल्ली आकर पृथ्वीराज चौहान भोग विलास में डूबे हुए थे। यह अवसर का फायदा उसके ससुर
यानी कि मौसेरा भाई जयचंद ने इसका फायदा उठाया और चुपके से शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने उनसे संधि कर ली और जयचंद और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की मिली सेना दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और गोरी के कई प्रयासों से इतिहास में लिखा गया है कि गजनी के राजा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर यानी दिल्ली पर 16 बार आक्रमण किया और हर आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। अंतिम में वह रात्रि में थका मांदा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी अपने महल में सोए हुए थे और एक मकड़ी को रात्रि में देखते कि मकड़ी बार बार 16 बार वह छत के छज्जे पर चढ़ना चाहती मकड़ी और वह गिर जाती है। अंतिम में 17वां बार में वह उस छत के मुंडेरे पर चढ़ जाती है और इससे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को एक सीख मिलता है कि मेरा तो अभी 16वां बार भी आक्रमण मैं हार चुका हूँ, अब अंतिम बार मैं भी प्रयास करके देखता हूँ। और इस प्रकार शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी मकड़ी से उनको सीख मिलती है और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और जयचंद की मिली सेना 17वीं बार दिल्ली पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान अपने मौसेरे भाई जयचंद एवं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की मिली सेना के बीच परास्त हो हार जाते हैं। इस षड्यंत्र से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए बंदी बना लिए जाते हैं और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाते हैं और रास्ते में उनकी 2 सुंदर आँखें को फोड़वा देते हैं और अपने परम मित्र के वियोग में चंद्रवरदायी भी अपनी अधूरी रासो पुस्तक अपने पुत्र जलहन को सौंपकर स्वयं भेष बदलकर गजनी चले गए। वह पृथ्वीराज चौहान से भेंट कर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का वध करने की योजना बनाई जाती है और शब्द भेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी का वध कर देते हैं और अंत में एक दूसरे पर तलवार चलाकर दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। इस ग्रंथ में उपयुक्त कथानक के मध्य में अन्य विषयों एवं कई राजाओं की कथाएं मिलती है। इसमें है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मौसेरे भाई थे। अनंगपाल की 2 पुत्रियां थी, एक कमला और एक सुंदरी। कमला पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था और सुंदरी जयचंद की माता का नाम था। दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई थे, लेकिन उम्र में जयचंद पृथ्वीराज चौहान से पिता तुल्य यानी कि 16-17 वर्ष का बड़ा था और उसकी जो पुत्री थी मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को वरण करती थी, उनकी रूप पर खिंच गई थी। मन ही मन वह पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मौसेरे भाई थे रिश्ते में, लेकिन जब संयोजिता का स्वयंवर में एक
उनसे गंधर्व विवाह करते हैं, तो उसके बाद ये दोनों मौसेरे भाई नहीं बल्कि ससुर और दामाद हो जाते हैं। राजा अनंगपाल जयचंद को राज्य का उत्तराधिकारी, दिल्ली का उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने छोटे नाती यानी कि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी बना लेते हैं और इससे जयचंद बुरी तरह जल भून जाता है अपने नाना अनंगपाल पर, और इसी दिन से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच शत्रुता बंध जाती है। और जब जयचंद की पुत्री संयोजिता से पृथ्वीराज चौहान का विवाह हो जाता है और संयोजिता के रूप में पृथ्वीराज चौहान इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसके रूप में खो जाते हैं, भोग विलास में खो जाते हैं, और इसी का नाजायज फायदा उठाकर उसका मौसेरा भाई जयचंद यानी कि रिश्ते में अब वह मौसेरा भाई नहीं बल्कि ससुर था, और इसका नाजायज फायदा उठाकर गजनी के राजा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से मिल जाता है, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और जयचंद की मिली सेना दोनों याद धमकते हैं दिल्ली के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के राज्य में आक्रमण करते हैं। और इस बार पृथ्वीराज चौहान जयचंद एवं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की विशाल सेना के बीच परास्त हो जाते हैं, और इस प्रकार शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपना देश गजनी ले जाते हैं, और ले जाने के बाद इनके दो सुंदर आँखों को फोड़वा भी देते हैं। मित्र के वियोग में जयचंद और चंदवरदाई दोनों बचपन से ही सखा थे, और इन दोनों सखाओं ने मिलकर शब्द भेदी बाण द्वारा पृथ्वीराज चौहान के हाथों शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का वध हो जाता है। लेकिन इतिहास ने इसे गलत बताया है। इतिहास में बतलाया गया है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो वध है वह पृथ्वीराज चौहान के हाथों नहीं हुआ था, बल्कि किसी कारण बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन पृथ्वीराज रासों में यह दिखलाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का वध होता है। इस ग्रंथ में उपयुक्त कथानक में मध्य और कथानक के मध्य अन्य विषयों एवं कई राजाओं की कथाएं मिलती है। 12 मासा वर्णन, षड ऋतु वर्णन, प्रकृति वर्णन, नखशिख वर्णन इत्यादि काव्यात्मक प्रसंग भरे पड़े हैं। इस ग्रंथ को शेषांग चंद के पुत्र जलहन ने पूरा किया। इसके प्रमाण में रासों में यह पद प्राप्त होता है: पुस्तक जलहन हथ दय चली गजन निरपकाज। रासों की प्रामाणिकता पर संदेह भी किया गया है। पृथ्वीराज चौहान इतनी बड़ी महाकाव्य है, लेकिन उस पर भी साहित्यकारों ने संदेह की दृष्टि से देखा है। यह हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने प्रसिद्ध महाकाव्य की प्रामाणिकता पर आज भी संदेह बना हुआ है। ग्रंथ का प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किया। आरंभ में तो इसे पर्याप्त
लोकप्रियता मिली। कर्नल टॉड तथा जॉर्ज गियर्सन जैसे विद्वानों ने इसका समर्थन किया, लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर संदेह तब हुआ जब डॉक्टर बुलर ने कश्मीर यात्रा के क्रम में पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक हाथ लगी, जिसका रचयिता जयानक कवि हैं और इनके अनुसार पृथ्वीराज का दरबारी कवि चंदवरदाई नहीं वरना पृथ्वी भट्ट था। डॉक्टर बुलर ने इसी आधार पर सोसाइटी पत्र लिखकर इसका प्रकाशन बंद करवा दिया। मूलतः रासो की प्रामाणिकता के संबंध में विवाद आरंभ यहीं से हुआ। रासो को यह प्रामाणिकता मानने वाले विद्वान रासो को अप्रामाणिकता मानने वाले विद्वान रासो की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करने वाले विद्वानों में जोधपुर के मुरारी दीन, उदयपुर के श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, मोतीलाल मेनारिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि हैं। सर्वाधिक विरोधी स्वर यह है ओझा जी का। इनके अनुसार पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिक हासिक ग्रंथ है। बहुत सी घटनाएं, तिथियां एवं सामंतों आदि के नाम यह शुद्ध एवं काल्पनिक है। भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। आचार्य शुक्ल ने इसे मकड़ी का वागजाल कहा है। शुक्ल जी के अनुसार भाटों के इस भाग्यजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय यह संभव होने के कारण यह ग्रंथ तो भाषा के इतिहास और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासा अनुसार इन विद्वानों के अनुसार रासो ग्रंथ ही जाली है। यह जाली इनको ठहराया गया रासो है ना। यह प्रामाणिकता के आधार पर रासो में वर्णित नाम और तिथियां भी इतिहास सम्मत नहीं ठहरती है, जबकि पृथ्वीराज विजय की तिथियां और नाम से अधिक मेल खाते हैं। रासो के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कमला देवी था, जबकि इतिहास के अनुसार इसका नाम कमला देवी नहीं बल्कि कर्पूर देवी था। रासो के अनुसार चौहान, चालुक्य, परमार और राठौर चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति यज्ञनी से मानी गई है, जबकि शिलालेखों के अनुसार इन वंशों की उत्पत्ति सूर्य या चंद्र से मानी गई है। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज का जन्म तिथि संवत 1115 में गोद लिया गया कहा गया है, जबकि 1122 में कनौज जाना, 1151 और गौरी के साथ मुसाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध 1158 में हुआ लिखा गया है, जबकि शिलालेखों और दान पत्रों में इनसे भिन्न तिथियां मिलती है। रासो इतिहास की कुछ घटनाएं भी परस्पर विरोधी जान पड़ती है। यह रासो काव्य की दुर्भाग्यवश की बातें कही गई हैं। जैसे जैसे रासो के अनुसार गौरी पृथ्वीराज के हाथों मारा गया, जबकि इतिहास के अनुसार वह पृथ्वीराज 120 ईस्वी के आसपास कजमखारों के द्वारा मारा गया है। इस प्रकार गुजरात का राजा भीम सिंह रासो के अनुसार पृथ्वीराज द्वारा मारा गया, परंतु शिलालेखों के अनुसार वह पृथ्वीराज के बहुत बाद तक जीवित रहा। कई सामंतों के नाम इतिहास में नहीं मिलते, भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। इन्हीं सब कारणों में इन विद्वानों की यह धारणा बनी कि पृथ्वीराज रासो यह प्रामाणिकता की रचना है।
पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता मानने वाले विद्वान। रासो प्रामाणिकता मानने वाले विद्वानों में मुख्य हैं मोहनलाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, विष्णुलाल पंड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने रासों के प्रामाणिकता के संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मुख्य ये हैं। यदि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी की रचना नहीं है तो कोई भी कवि इतने बड़े काव्य ग्रंथ की रचना करके उसमें अपना नाम ना देकर यह ग्रंथ चंद को क्यों सौंपता। रासो चंद्रवरदायी द्वारा रचित महाकाव्य जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, क्योंकि पुरातन प्रबंध संग्रह के प्रकाशन के बाद चंद्रवल्दी नामक एक कवि का नाम प्रकाश में आया है। यही नहीं, चंद्रवल्दी शब्द बदलकर संभवतः चंद्रवरदायी ही था, क्योंकि दोनों में अर्थ साम्य और ध्वनि साम्य भी मिलता है। चंद्रवल्दी यानी कि चंद्रवल्दी ही चंद्रवरदायी थे। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी ने एक नए संवत या आनंद संवत की खोज की है, जिसके अनुसार रासों की तिथियां और इतिहास की तिथियां में जो 90 वर्षों का अंतर है वह आनंद संवत की वजह से ही है। इसके प्रमाण स्वरूप इन्होंने रासों का यह दोहा उद्धृत किया है। एकादश से पंचदह विक्रम शाक आनंद तिहि रिपुजय पुरहरन को भये पृथ्वीराज नारिंद। यहाँ या का अर्थ शून्य और नद का अर्थ 9 से लगाया गया है, अर्थात रासों की तिथि में 90 वर्ष को घटा देने पर इसका मेल इतिहास से हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। रासों के संबंध में द्विवेदी जी ने काफ़ी तर्कपूर्ण शोधपूर्ण विचार अभिव्यक्त किया है। उनके अनुसार यह रासो ग्रंथ संवादों में लिखा गया है। इसी संभावना के आधार पर उन्होंने आदि पूर्व इच्छनी विवाह, शशि वीरता विवाह, संयोजिता विवाह का जन्म विवाह, इच्छनी संयोजिता की प्रतिद्वंद्वता और समझौता वाले प्रसंग को ही मूल रासों के निकट का रूप माना गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही शब्दों में संयोजिता प्रसंग निसंदिग्ध रूप में मूल रासों का सर्वप्रधान अंग था। यद्यपि अपने वर्तमान रूप में वह बृहत् से प्रक्षिप्त अंशों के कारण विकृत हो गया है। वस्तुतः रासों के मूल रूप में इसे प्रामाणिकता का रूप दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जब तुलसी जैसे समर्थ कवि की रचना में प्रक्षेप संभव है तो इस रासों की यह बात क्यों नहीं हो सकती है। पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ जो एक महाकाव्य है, इतिहास ग्रंथ नहीं। यह चरित्र का गुणगान इसमें किया गया है, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। अतः ऐसे ग्रंथ में हूबहू इतिहास या ऐतिहासिक सत्य को ढूंढना भ्रम है। यहीं पृथ्वीराज रासो की बातें का अंत किया जाता है। इत्तेलन।